हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ेंगे। मैंने पहले इधर यहाँ पे लिस्ट बना दी है। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, कैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक फंक्शन को फॉर्म करते हैं। लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, हमने लिमिट ऑफ रियल फंक्शन तो पढ़ी है हमने। अब हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कंटिन्यूटी भी हम पढ़ चुके हैं रियल में, और डिफरेंशिएबिलिटी भी। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद द लिमिट्स, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो, आपको पता है। सपोज आई राइट एस, वेयर एस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हाउ डू वी राइट ए प्लस आयोटा बी, ठीक। वेयर ए इज द रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड बी इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर। किसे बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट? जिसके साथ आयोटा लगा होता है। और वी ऑल नो डैट आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। क्यों हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि बहुत बारी हमारे जो रूट्स ज़ीरोज़ होते हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है इमेजिन नंबर्स। अब हम आते हैं, सपोज करो ये तो हुआ इमेजिनरी नंबर, तो ये रियल नंबर हुआ, ये भी रियल नंबर है, बट इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक। सपोज करो x इज़ अ वेरिएबल, रियल वेरिएबल, एंड y इज़ अनदर रियल वेरिएबल, देन z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। जब भी अब हम पूरे थ्रू आउट यूनिट, जब भी हम थ्रू आउट लेक्चर यूज़ करेंगे z, तो z इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रिटन एज x प्लस आयोटा y। अगर ये एक रियल नंबर है, देन s बार इज़ द कॉन्जुगेट, और वो होता है a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट आएगा, a माइनस आयोटा b। ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हो। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं। सिमिलरली हियर what happen here, this x and this y, they are real variables, but दोनों मिला के एक नया वेरिएबल बना, and that is complex variable z, ठीक। अब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम इसकी। पहले तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इज x माइनस आयोटा y। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। इफ़ आई ऐड दीज टू, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, z प्लस z बार, और इस तरफ क्या आ जाएगा, आयोटा y और आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस x 2x। सो वी कैन राइट दैट x इक्वल्स टू z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। तो कभी ज़रूरत पड़े कि x z की वैल्यू पता है और x की पता लगानी है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और वी कैन राइट इट एज रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज आर ई ऑफ z? इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस z बार बाय 2, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। वी कैन यूज़ इट वेर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो z माइनस z बार, तो व्हाट हैपन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, x का ये माइनस होगा इसमें से, तो ये माइनस होगा, तो x कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आयोटा y। सिंपल प्लस माइनस है, ये आप लोग इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको वर्बली बोल के करा दिया। फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो क्या आ जाएगी, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2y, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आ जाएगा z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2y। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक। ये सिंपल बस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें सपोज करो z पता है तो हम z बार लिख सकते हैं, और इसी से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर एक्स और वाई रियल वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, अगर वो अननोन है तो भी फिक्स रहती है अननोन कांस्टेंट की, बट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक्स और वाई अगर रियल वेरिएबल है तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब सपोज करो आई डिफाइन न्यू टर्म w विच इज़ f ऑफ z। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि w इज फंक्शन of complex variable z। तो बाय वैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेट अस से सपोज करो मैंने उसको ले लिया z², ठीक है, w इक्वल्स टू z², तो ये फंक्शन ऑफ z हो गया। अब अगर मैं z की वैल्यू डाल दूँ तो क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो यू विल गेट x² माइनस y² प्लस 2ixy। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, हमेशा w की वैल्यू ये नहीं रहेगी, इट कैन टेक एनी फंक्शन ऑफ z, लिख सकते हैं। तो आप देखोगे ये फंक्शन ऑफ x एंड y है, और कैसा फंक्शन है, रियल। अगर इसमें भी आयोटा को अलग कर दो तो ये भी फंक्शन ऑफ x एंड y है, और ये दोनों ही रियल हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट what we can write now, that w is nothing but u is function of x and y plus v is function of xy, or we can write w as u plus iv, where u and v are real functions of x and y। समझ गया कि w तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और w को क्या हम बोलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इस टर्म तक हमें पहुंचना था ताकि आगे की हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव ये सब लिख सके। ठीक है, तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक, तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे ही कोई और फंक्शन भी हो सकता है। मैंने z² लिया था, z माइनस z बार भी हो सकता है। जो भी फंक्शन हो गए, इट कैन बी पुट इट इन दिस फॉर्म। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि यू कैन टेक एनी फंक्शन एंड दे कैन बी पुट इन दैट फॉर्म। ठीक है, तो दैट मीन्स वी कैन अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक में आ जाएगा आपके पास x, y एंड z, और दूसरे में आपके पास आ जाएगा u, v, w, जिसमें से x और y आपके रियल वेरिएबल्स हैं, और z आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे u और v दे आर फंक्शंस ऑफ x, वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल के फंक्शंस हैं, तो दे आर रियल फंक्शंस ऑफ x एंड y, and w is your complex variable
फंक्शन। ये दो चीज़ें हमने पढ़ी। अब इसी के साथ हम मैपिंग पढ़ लेते हैं। मैपिंग इन द सेंस, सिंपल सी टर्म में हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया z प्लेन और यहाँ पे हमने लिया w प्लेन। तो z किस पे डिपेंडेंट था, x और y पे। तो x एक्सिस पे हमने x ले लिया और y एक्सिस पे हमने y ले लिया। और ये किस पे डिपेंडेंट है, u और v पे। तो x एक्सिस पे हमने u ले लिया और y एक्सिस पे v। z हमें पता है इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे w हमें पता है इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो w इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ z और z प्लेन ही इधर है। तो मैपिंग यहाँ पे हम ये शो करना चाहते हैं कि फॉर एनी z और यू कैन से z नॉट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट y नॉट। ठीक है, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ। सपोज करो आपके पास z क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था। ठीक, बट मैंने क्या बोला कि ये दोनों रियल वेरिएबल्स हैं। सिर्फ इन दोनों को मिला के हमारा जो z बना है डैट इज़ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो उसको हम रियल एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस इज़ पॉइंट x कॉमा y, यानी दिस इज़ पॉइंट z। ठीक है, देन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट विल बी व्हाट, z बार कहाँ होगा, x तो वही है पॉजिटिव, y क्या है नेगेटिव हो गया, तो x कॉमा माइनस y। ठीक है, दिस इज़ अ रफ आइडिया कि आप रियल एक्सिस पे भी प्लॉट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फंक्शंस। ठीक है, अभी पहले मैपिंग देख लेते हैं। तो टू कॉरेस्पॉन्डिंग z नॉट वी हैव अ वैल्यू f of z नॉट here. दिस इज़ व्हाट वी meant by मैपिंग, कि इसकी हर वैल्यू के लिए वी हैव अ वैल्यू ऑफ फंक्शन हेयर। ठीक है, क्योंकि w इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ z। तो इफ़ z इज़ टेकिंग वैल्यू z नॉट देन w विल टेक वैल्यू f ऑफ z नॉट। दैट्स इट। अब मैं आपको छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल कि क्यों हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिर हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे। देखो सपोज करो, अभी ये सब भूल जाओ, अभी हमने जो 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 ड्रॉ किया। सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है y, जिसकी वैल्यू मुझे पता है कि डिपेंडेंट है x पे, रूट x है। ठीक है, तो व्हेन x इज़ 0 y इज़ ऑल्सो 0, व्हेन x इज़ 4 y इज़ ऑल्सो इज़ सॉरी if x is 4 y is 2. But what happen when x is minus 1? What happen? फाइन, सपोज करो ये प्लस माइनस भी मैंने लिख दिया, तो इधर प्लस माइनस 2 आ जाएगा, इधर 0,0 आएगा। ठीक है, व्हेन x इज -1 y विल बी वॉट, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज वॉट, आयोटा स्क्वायर का रूट बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा। इसको ध्यान से स्टडी करो, बहुत छोटी सी बात है। इसका मतलब क्या होता है, हम लिखते आ रहे हैं, बहुत टाइम से लिखते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो, उसकी इमेजिनरी रूट्स आती हैं।
व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे y विल टेक इमेजिनरी वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज y आपका प्रॉफिट है, सपोज, ठीक है, और सपोज वो सिर्फ x पे डिपेंडेंट है। वैसे तो दे आर मैनी फैक्टर विच अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट सपोज करो वो x पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज़ को स्टडी करने से हमें क्या पता चला कि हमें x की वैल्यू, यानी हमारा जो भी पैरामीटर या फैक्टर है, उसको -1 पे नहीं पहुंचाना, क्योंकि -1 पे पहुंचते ही प्रॉफिट जो होगा वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी मतलब मनगढ़ंत, मतलब कि इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, यही होते हैं ना इमेजिनरी रूट्स। का मतलब क्या हुआ कि रियल नहीं है, रियलिटी से दूर है। तो दिस इज जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल कि हमने अगर स्टडी किया कॉम्प्लेक्स को तो किस पर्पज से किया कि इससे हमें पता चल जाए कि मुझे इसके आसपास नहीं जाना या ये वैल्यू अटेन नहीं करनी, सो डैट मेरा प्रॉफिट जो है वो रियलिटी से दूर चला जाएगा, इमेजिनरी, यानी ये वाला प्रॉफिट कभी अटेन ही नहीं होगा। फाइन। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉन्टूर, सर्कल, जिसको हम स्टडी करते हैं कि क्यों, कब हमारी वैल्यू इमेजिनरी होती है और उससे क्या इफेक्ट आता है। दिस इज जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल। अब हम स्टार्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। इधर मैंने 2 टाइप की डेफिनेशन लिखी है, एक जो हम बहुत ही कॉमन वर्ड्स में समझने के लिए यूज़ करेंगे, और ये बुकिश डेफिनेशन विद टेक्निकल टर्म्स। पहले आप फटाफट से रीडिंग कर लो यहीं से, और मैं यहीं पे आपको समझाना शुरू करूँगी कि व्हाट डज दिस डेफिनेशन मैन। ठीक है, देखो क्या कहते हैं ये, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, उसकी वैल्यू लिमिट की एल होगी फॉर जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, या फिर पॉइंट, ठीक है। और ये लिमिट कब कहेंगे इट एग्जिस्ट, इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस लिमिट, यानी एफ ऑफ जेड टेंडिंग टू जेड नॉट, ये लिमिट जो है ये इक्वल टू एल आएगी, वेयर एल इज़ नथिंग बट फाइनाइट, यूनिक एंड सिंगल वैल्यूड। एंड साथ में क्या कंडीशन लिखी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्ट टेकन। मैं इस सारी टर्म्स का मतलब बताऊंगी, पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी तक जो आप लिमिट पढ़ते आए थे वो क्या थी, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये आपने बहुत पढ़ा है, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट आप निकालते हो, वे एक्स टेंड्स टू 0, तो बहुत सारे पढ़ते आए हो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं वो है लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ ऑफ z। ठीक है, इसको आप एल टी लिखो, लिमिट लिखो, वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों सेम ही है। अब आ जाते हैं इस पे। देखो सबसे पहला डिफरेंस है कि ये वन वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे z जो है वो 2 वैल्यू पे डिपेंडेंट है। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y, तो ये 1 डायमेंशनल है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, और ये 2 डायमेंशनल है, x और y दोनों पे डिपेंडेंट है। उसके बाद जब आप x अप्रोचिंग टू x नॉट को देखो, अगर सपोज करो ये पॉइंट x नॉट है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो व्हेन आई से x अप्रोचिंग टू x नॉट, तो वो x यहाँ पे भी हो सकता है और वो x आपका यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ तो नहीं होगा, एटलीस्ट एक तरफ होगा। तो क्या होगा, अगर x टेंडिंग टू x नॉट, अगर ये x है तो ये इस तरफ से पहुँचेगा, और अगर ये x है तो ये इस तरफ से पहुँचेगा, है ना। तो बट पहुँचेगा कैसे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो इसका जो पाथ है वो फिक्स्ड है। किसका पाथ, पाथ ऑफ x टेंडिंग टू x नॉट इज फिक्स। क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, और यहाँ पे क्या है, सपोज करो, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है तो 2 डायमेंशन में बनाएंगे। सपोज करो ये आपका z है, ठीक, और इधर कहीं आपका z नॉट है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ आने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। कौन से, मैं सीधा आ सकती हूँ, ठीक है, मैं इस कर्व के थ्रू आ सकती हूँ,
z से मुझे z नॉट पहुंचना है। ठीक, मैं ऐसा कोई पाथ ले सकती हूँ, पहुंचना तो मुझे z नॉट है। एंड देयर कैन बी मैनी अदर वेज, वो अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से और पढ़ क्लियर कर लेंगे। बट यही मतलब था इसका ये कहने का कि पहले तो मैंने समझाया लिमिट क्या है, अब इसको भूल जाओ, ये सिर्फ कंपैरिजन था। नाउ द डेफिनेशन सेज, व्हाट डेफिनेशन सेज कि इफ f of z is complex variable function and we are taking limit z tending to z naught and this equals to L, where L is finite, unique and single valued number. साथ में क्या लिखा था, irrespective of the path taken, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैंने अगर स्ट्रेट लाइन से आई तब उसकी वैल्यू L आ रही है, और ये वाला पाथ लिया तो उसकी वैल्यू L1 आ रही है, और ये वाला पाथ लिया तो L2 आ रही है, और ये तीनों अगर अनइक्वल है तो हम बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इवन इफ दो पाथ पे भी वैल्यू अनइक्वल आती है तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डेफिनेशन सेज कि इसकी जो वैल्यू L है तो z से z नॉट पहुंचने के लिए वट एवर पाथ वी आर टेकिंग वैल्यू वही आनी चाहिए, यूनिक यानी L। अगर ऐसा होता है देन वी से दैट लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन f ऑफ z एग्जिस्ट फॉर z टेंडिंग टू z नॉट। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी किसी भी दो पाथ पे अनइक्वल लिमिट आ जाती है, तो हम फाइनाइट आ रही है ठीक है, बट अनइक्वल आ रही है यानी यूनिक नहीं है वैल्यू, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज मेंट बाय सेइंग कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन, कि पाथ चाहे कोई भी हो यहाँ से यहाँ पहुँचने का, लिमिट अगर यूनिक आ रही है, फाइनाइट और यूनिक आ रही है, तो इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट। एंड इफ अपॉन चेंजिंग द पाथ लिमिट ऑल्सो चेंजेस, then we say that limit does not exist. I hope this is clear to all. If it is not clear, please comment section में बताओ, मैं उसको दोबारा से कहीं पे भी डाउट हो एक्सप्लेन करने की आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। लिमिट का बहुत बड़ा फोकस नहीं है, आपको आगे जाके इसको एनालिटिक फंक्शन पढ़ने के लिए तीन प्रॉपर्टी पढ़ना ज़रूरी है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल है कि नहीं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ये तीन चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे टर्म्स में मैं बता देती हूँ, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, फॉर ऑल बोलते हैं इसको, देयर एग्जिस्ट उसको डेल्टा। इस डेफिनेशन को हम लास्ट में दोबारा से, वंस लिमिट इज़ क्लियर तब हम इसे उठाएंगे दोबारा से, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। check whether limit of z upon z bar whole square exists at origin or not। हमें चेक करना, हमें नहीं बताया गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ओरिजिन मीन्स z नॉट आपने लेना है 0,0, यानी x नॉट यानी x अप्रोचिंग 0 एंड y अप्रोचिंग 0, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। पहले तो हम देख लेते हैं, पाथ हम बाद में लेंगे, पहले हम देख लेते हैं लिमिट क्या है। लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z नॉट मीन्स 0, एफ ऑफ जेड कितना है, जेड अपॉन जेड बार होल स्क्वायर। पहले हम इसे इवेलुएट कर लेते हैं। लिमिट ऑफ जेड टेंडिंग टू 0, ऊपर जेड क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। मैंने बोला था बाय डिफ़ॉल्ट हम यही लेंगे, नीचे कॉन्जुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब हम लिमिट डालेंगे। जेड टेंडिंग टू 0 मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या हुआ, x टेंडिंग टू 0 एंड y टेंडिंग टू 0,
ठीक है। बट कब हम x लेंगे टेंडिंग टू ज़ीरो पहले, कब हम y लेंगे, ये मैं पाथ जो हम बोल रहे हैं वो मैं अब एक्सप्लेन करूँगी। सपोज करो ठीक है, सपोज करो ये आपका z है और ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है, यानी z0। ये इस एक्सिस पे हमने x लिया और इस पे y लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ आना चाहते हैं, तो 3 मेजर पाथ हम कंसीडर करते हैं प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट डू वी डू। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हमने क्या किया कि पहले हम इधर गए, ठीक, फिर हम इधर आ गए, ये पहला बात है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा आप ध्यान से देखो, जब हम इस लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसमें क्या हुआ, y की वैल्यू सेम रह रही है ना, y इज़ नॉट चेंजिंग, क्योंकि हम पैरेलल टू x एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो y की वैल्यू सेम रही, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, थ्रू आउट मूवमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर इसकी वैल्यू y है, बट x की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे ज़ीरो हो रही है। तो इसका मतलब अगर जो हम पहला पाथ ले रहे हैं ये वाला, इसमें क्या हो रहा है कि लिमिट पहले हम x को ज़ीरो कर रहे हैं, x इज़ अप्रोचिंग, जिसको ऊपर लिख रहे हैं इसका मतलब पहले उसको x इज़ अप्रोचिंग ज़ीरो, फिर यहाँ पहुँचने के बाद ये पॉइंट क्या है 0,y, ठीक है, यानी जब x ज़ीरो हो गया उसके बाद हम y को ज़ीरो कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग, हमने क्या किया, जब ये पाथ लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम x को ज़ीरो कर रहे हैं, यहाँ पे x था, धीरे 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 यहाँ पहुँचा तो ज़ीरो हो गया, फिर हम यहाँ से चलना शुरू किए, हमें यहाँ पहुँचना है ना, पाथ कोई भी ले, तो हम y को ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसके बाद y टेंडिंग टू ज़ीरो, क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा वाई अपॉन x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पहले x को डालना है, दोनों को एक साथ कभी नहीं डालना, तो y एज इट इज़ रहेगा, x को ज़ीरो करेंगे, ये ऊपर ज़ीरो नीचे ज़ीरो, क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट y टेंडिंग टू ज़ीरो, ऊपर क्या आ जाएगा 0 प्लस आयोटा वाई, तो सिर्फ आयोटा वाई बचा, और नीचे क्या है 0 माइनस आयोटा वाई, तो माइनस आयोटा वाई बचा, ठीक है। y कैंसिल हो गए, होल स्क्वायर बाहर है, आई कैंसिल हो गए, कितना आया, लिमिट -1 बचा, -1 का स्क्वायर +1, और क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा तो लिमिट लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1, ठीक। अब हम दूसरा पाथ लेंगे, ठीक, दूसरा पाथ लेंगे। दूसरा पाथ में हमने क्या किया, इस बार हम मूव करना शुरू हुए इधर, इस तरफ, और फिर इस तरफ, यानी मूवमेंट पहले इधर है, तो यहाँ पहुँचे तो वैल्यू क्या आई x,0, और फिर इधर है। आप देखो, अब इसको भूल जाओ, इस पाथ को हमने ये लिया है, इसको बोलते हैं पाथ अलोंग y एक्सिस, यानी हमने ऐसे मूव किया फिर y एक्सिस पे आ गए, ठीक है। जब हमने इसको इधर लिया तो पहले हमने क्या किया, x रह रहा है, जब हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो इधर भी x है इधर भी x है, बट यहाँ आके y कितना हो रहा है 0। आप पहले पॉइंट लिखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो आप, यहाँ x, y था, नीचे पहुँचने तक ये x ही रहा, और ये y था, ये 0 हो गया, यानी हमने क्या करना है, पहले y टेंडिंग टू 0, फिर x टेंडिंग टू 0, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, और नीचे आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब हमें पहले
दोनों को एक साथ नहीं डालना, पहले y को 0 डालना है। ये 0 होगा, ये 0 होगा, क्या बचेगा x टेंडिंग टू 0, और ऊपर क्या बचेगा x, नीचे क्या बचेगा x। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बाहर होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और फिर से कोई वेरिएबल नहीं बचा तो हमने ले लिया। अब देखो सो फार ये दोनों पाथ पे लिमिट सेम आ रही है, ठीक है, बट एटलीस्ट एक पाथ और लेके हम देखेंगे। एक और पाथ अब हम कौन सा ले रहे हैं, सपोज करो ये वाला, मुझे z से z0 पे पहुंचना है ना, कहीं से भी पहुंचूं, तो ये कौन सा पाथ है, y इक्वल्स टू mx। तो इस बार हमने पाथ लिया y इक्वल्स टू mx इज आर पाथ। जब y इक्वल्स टू mx लिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा फंक्शन x की टर्म्स में आ जाएगा, तो y की लिमिट तो रहेगी नहीं, y इक्वल्स टू mx एंड x टेंडिंग टू 0। तो पहले हम y इक्वल्स टू mx डाल देंगे, x प्लस आयोटा y की जगह क्या आ जाएगा mx, और नीचे x माइनस आयोटा mx होल स्क्वायर, x कॉमन आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 1 प्लस आई एम अपॉन 1 माइनस आई एम होल स्क्वायर। x तो बचा ही नहीं, तो x की लिमिट अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट बेसिकली क्या बचा, 1 प्लस आई एम एंड 1 माइनस आई एम। अब ये 1 नहीं आ रही, m की वैल्यू के हिसाब से चेंज होगी। सपोज करो y इक्वल्स टू x लिया तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। अगर y इक्वल्स टू 2x हुआ यानी m की वैल्यू 2 हुई, तो 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा। तो 1 तो नहीं आ रही, तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट पाथ की वैल्यू सेकेंड पाथ की वैल्यू, ये फर्स्ट पाथ की वैल्यू सेकेंड पाथ की वैल्यू इक्वल थी, 1 थी, बट जब तीसरा पाथ लिया तो उसकी वैल्यू अनइक्वल आ गई, ठीक है। आप तीसरा पाथ ये वाला भी ले सकते थे, ये वाला भी ले सकते थे। सपोज करो ये पैराबोला ले लिया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हर बार आप अलग पाथ ले सकते हो, बट लिमिट इज सेट टू बी, मतलब लिमिट ऑफ f ऑफ z टेंडिंग टू z0 इस केस में ओरिजिन था, इज सेट टू बी l एंड एग्जिस्ट इफ l इज फाइनाइट एंड यूनिक। मीन्स व्हाट, कोई भी पाथ लें उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट यहाँ क्या हुआ, 2 वैल्यू सेम आई और तीसरी वैल्यू चेंज हो गई। जब m की वैल्यू कुछ और होगी तो ये कुछ और आएगा, तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, सिंस लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 या फिर 0,0 z अपॉन z बार होल स्क्वायर is not unique or same at all the paths. Therefore, limit of z tending to 0 z upon z bar whole square does not, इसको अलग रख लो, exists. Is it clear? इतना एक एग्जाम्पल बहुत है आप लोगों के लिए। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल। इन द एंड आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल जो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन आती है आपकी कंटिन्यूटी की। continuity of complex variable function or continuity of f of z. Now this says the function f of z is continuous at z tending to z0 if the following two statements are true. किसी किसी जगह आप 3 पार्ट्स में डिवाइडेड देखेंगे इस डेफिनेशन को, 2 में लिखो मतलब सेम ही है। व्हाट डज इट सेज कि f of
z0 यानी जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए z टेंडिंग टू z0 को। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है यह अभी हमने प्रूव किया है, अभी हमने एग्जाम्पल भी किया है, ठीक है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों वैल्यू यानी लिमिट की जो वैल्यू l आ रही है और इसकी जो वैल्यू आ रही है ये दोनों सेम होनी चाहिए, एंड इज इक्वल टू FO। तो इन सम ऑफ द बुक्स, इन सम ऑफ द साइट्स यू विल फाइंड कि आपको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली कंडीशन कि ये एग्जिस्ट करे, दूसरी कंडीशन ये एग्जिस्ट करे, तीसरी कंडीशन कि ये दोनों इक्वल हो 1 and 2। तो हमने एक ही में लिख दिया, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है वो थोड़ी सी डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड थी, वो हमने वहाँ पे समझा दी है कि कब, जब इसकी वैल्यू L यूनिक आए, फाइनाइट आए। यूनिक का मतलब है कोई भी पाथ लें हमें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, कोई भी पाथ यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूस कब हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करे, वो हमें वहाँ से प्रूव करना है, और फिर आगे f ऑफ z0 भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब हम कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने पहले से लिख के रखी हैं कि अगर f ऑफ z यानी u प्लस आई वी, अभी हमने पढ़ा था w कैन बी रिटन एज u प्लस आई वी। तो अगर ये f ऑफ z यानी w कंटिन्यूस है तो u और v भी कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। इसकी एक और दो और प्रॉपर्टीज़ हैं छोटी छोटी कि अगर दो फंक्शन है f ऑफ z और g ऑफ z, ये दोनों कंटिन्यूस हैं तो उन दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन वो भी कंटिन्यूस होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव शुड नॉट बी 0 एट z0, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मैंने फटाफट बोल दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हो ये, ठीक है। और मैं PDF भी अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और ये इसको मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। क्या कहती है डेफिनेशन कि एक तो लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब है कि किसी भी पाथ पे पहुँचे उसकी वैल्यू सेम फाइनाइट यूनिक क्वांटिटी आनी चाहिए। z0 पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और जो ये सपोज L आ रहा है तो L और f ऑफ z0 इक्वल होने चाहिए, तो वो कंटिन्यूस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा और डिवीजन भी, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल कंटिन्यूस का पढ़ लेते हैं। अगेन यू डोंट हैव टू गो इन वेरी डीप विद द एग्जाम्पल, ठीक है। शो डैट z इंटू z बार इज कंटिन्यूस एट ऑरिजिन। आपको शो करना है यानी आना चाहिए कि कंटिन्यूस आए। पहले f ऑफ z क्या है, z इंटू z बार, तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं। x प्लस आयोटा y इज़ z, x माइनस आयोटा y इज़ z बार, ठीक है। a प्लस, तो f ऑफ z कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा। तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब बेसिकली आपको इसको पहले क्या प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए पहले हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू 0 ओरिजिन, हमें क्या लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेनी है हमें। पहले देखते हैं कितनी आती है। तो वही हम सेम करेंगे, अलग अलग पाथ लेंगे। रफ हैंड से मैं ग्राफ बना रही हूँ, अलग अलग पाथ लेंगे। ये सपोज़ आपका z और x, y है और ये रहा आपका z0 0, 0, ठीक है। तो पहले हम यही लेंगे अलोंग दिस पाथ, यानी y एक्सिस से मूवमेंट लेते हैं
यहाँ पे आ जाएगा 0, y और दूसरा मूवमेंट हम इधर ले लेंगे x, 0 और तीसरा मूवमेंट बाद में बीच में लाइन ले लेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाथ से। तो लिमिट ऑफ फर्स्ट पाथ में मैंने क्या बोला था, पहले x चेंज हो रहा है तो x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, क्या आ जाएगा x² + y²। पहले x की लिमिट डाल देते हैं, कितनी आ रही है, जब 0 डालेंगे तो कितना बचेगा, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू 0 और 0 + y² तो सिर्फ y² बचेगा, और जब y की लिमिट डालेंगे ये भी 0 आ जाएगी। बहुत सिंपल है ये। ठीक है, लिमिट ऑफ, अब दूसरे पाथ में क्या है, x सेम है, पहले y चेंज हो रहा है तो y टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, तो क्या आ जाएगा x² + y²। इस बार पहले y को 0 करना है, x एज इट इज़ रहेगा, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, y को 0 करोगे सिर्फ x² बचेगा, और अब x की लिमिट भी डाल दोगे तो ये 0 आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप में आपको करना नहीं है, बट मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ कि अगर अब अलग से आपको किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हुए भी करना हुआ ना तो आप कर सकते हो अटेम्प्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट मैंने ले लिया ये वाला, स्ट्रेट लाइन y = mx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, इसमें मुझे क्या करना है x² + y की जगह क्या डालना है mx, तो क्या आ जाएगा तब भी 0। तो अब हम इस केस में कोई भी पाथ ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो देयरफॉर या फिर आप लिख सकते हो सिंस लिमिट z टेंडिंग टू 0 ओरिजिन x² + y² यानी z × z बार, दिस इज नथिंग बट z × z बार इज इक्वल टू 0 एंड यूनिक और इक्वल कह सकते हैं एट ऑल द पाथ्स, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो देयरफॉर लिमिट z टेंडिंग टू 0, z × z बार लिखो या x² + y², एक ही बात है, एग्जिस्ट। ये हमने प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट क्या था कि f ऑफ, ये फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, f ऑफ z0 एग्जिस्ट, ये प्रूव करना है, तो f ऑफ z0 निकालो, यानी z0 मतलब क्या हुआ 0, 0, तो हमें यानी x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, तो आंसर इज 0। तो सिंस, फिर से लिखेंगे, लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू 0, z × z बार इक्वल्स टू f ऑफ z0। ठीक है, z0 इज, इधर मैं लिख रही हूँ वेयर z0 इज 0 ओरिजिन। ठीक है, देयरफॉर z × z बार is continuous at origin, that's it। ठीक है, देखो इसको एक बार आप दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, ये बहुत सिंपल है, बहुत डीप में आपको करना भी नहीं है, बट स्टिल मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है कि आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, आपको कंटिन्यूटी को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, इसके बाद हमारा मेन पोर्शन इस यूनिट का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट सेज डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया, आप नोट कर लेना। ठीक है, इसको मैं सिर्फ इतना समझा देती हूँ, ये फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ की है। फर्स्ट प्रिंसिपल में डेरिवेटिव आप कैसे लिखते थे, बिल्कुल सेम ऐसे f ऑफ x + Δx - f ऑफ x अपॉन Δx लिमिट लेते थे टेंडिंग टू 0, इसको आप बोलते थे f डैश x। सेम वे वी हैव रिटन
सेम फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करने की प्रॉपर्टी वही है, डेफिनेशन वही है जो हमने फर्स्ट में अभी फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ, ये कैसे ज़ीरो पे जा रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। इज़ इट क्लियर? मैं इसको ये बता रही हूँ, ठीक है। मैं फटाफट से एक बार ये डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। इस डेफिनेशन का मतलब है, आप नोट तो यहीं से कर लोगे, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन w, ठीक है, तो वेयर हमें पता है कि z की वैल्यू क्या होगी, x प्लस आयोटा y, तो उसका डेरिवेटिव विल से डैट इट इज़ डिफरेंशिएबल। डिराइवेबल एक ही बात है, डिफरेंशिएबल है अगर उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कौन सी लिमिट? ये फर्स्ट प्रिंसिपल की लिमिट, डेल्टा, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा z टेंडिंग टू ज़ीरो, एफ ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ ऑफ z डिवाइडेड बाई डेल्टा z, वेयर डेल्टा z इज टेंडिंग टू ज़ीरो। तो डायरेक्टली आप इसे ज़ीरो नहीं डाल सकते, ठीक है। इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, तो आपको अलग अलग पाथ लेके उसको अप्रोच करना होगा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, हमने एग्जाम्पल भी किया, तो हम कहेंगे, देखो लिखा हुआ है प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, तो हम कहेंगे एफ ऑफ जेड, यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, दिस इज डिराइवेबल और डिफरेंशिएबल। फाइन। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक एग्जाम्पल कराऊँ, वैसे आप नहीं भी करोगे तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप प्लीज़ 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 रिवाइज कर लो। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल करा दिया है, अदरवाइज़ इफ़ यू सी इन द बुक इट इज़ नॉट देयर इन द बुक, एग्जाम्पल नहीं है, बट मैंने इसलिए कराया है कि आपको पता चले कि ये डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, आपको समझनी है। इज़ इट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।